Good morning, student. We had started the chapter 18 of Geography, Mineral and Energy Resources. In the first part, we studied about the importance of mineral, the classification of minerals, about mining, distribution of important metals or minerals, and conservation of minerals. Okay. Now, today we are going to start the next portion, that is पावर और एनर्जी रिसोर्सेज. ओके, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन्हें पावर या एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है. पावर या एनर्जी हमें इन रिसोर्सेज से मिलता है. ठीक है, ये 3 रिसोर्सेज हैं जिन्हें पावर एनर्जी जिनसे हमें मिलती है. सन, फायर, नेचुरल हॉट स्प्रिंग. ये डायरेक्ट हीट देते हैं हमको और एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं. एनर्जी जो है हमें इलेक्ट्रिसिटी से भी ऑब्टेन होती है और जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोल या फिर वुड, इनसे भी हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी जो है मॉडर्न लाइफ को लीड करने का प्राइमरी ज़रूरत है या प्राइमरी नेसेसिटी है. 5 मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के: कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, रनिंग वाटर एंड न्यूक्लियर पावर. लगभग 85% वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कॉमर्शियल एनर्जी जो है उसे कहाँ से मिलती है? कोल से, मिनरल ऑयल से और नेचुरल गैस से. न्यूक्लियर पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन केवल 13% ही है पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्शन में. ओके, कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस जो है इन्हें फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक ओरिजिन्स होते हैं, है ना. ये थ्री सोर्सेज जो हैं एनर्जी के वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इजीली रीजेनरेट नहीं होते. इन्हें रीजेनरेट होने में सैकड़ों लाखों सालों का समय लगता है, इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं. The various sources of energy are also categorized as conventional and non-conventional sources of energy. बहुत सारे सोर्सेज हैं एनर्जी के जिन्हें कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कैटेगराइज किया गया है या फिर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है. एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और साथ ही थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं. इनकी मेजॉरिटी जो है इन रिसोर्सेज की वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आता है. ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, एटॉमिक एनर्जी और बायोगैस, ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंडर में आते हैं. ये कंपैरेटिवली न्यू सोर्स हैं एनर्जी के, जबकि जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो बहुत पुराने समय से यूज़ होते आ रहे हैं, मतलब कई सैकड़ों सालों पहले से इनका यूज़ होता आ रहा है. बहुत सारी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अभी भी लोग फायरवुड पर, चारकोल, एनिमल वेस्ट पर डिपेंडेंट हैं अपने फ्यूल के लिए. काउडंग, जैसे कि काउडंग, क्रॉप रिसाइड को वो फ्यूल के रूप में अभी भी यूज़ करते हैं, है ना. एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो इन सब सोर्सेज से जो एनर्जी मिलती है वो रीन्यूएबल सोर्स होते हैं एनर्जी के, बिकॉज ये रीजेनरेट होते रहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ पावर और लाइटिंग दोनों के लिए किया जाता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न टाइम में. थर्मल, हाइड्रो और न्यूक्लियर, ये 3 मेन मीन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. ठीक है, देन थर्मल पावर. इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन फॉसिल फ्यूल से किया जाता है जैसे कि कोयला और मिनरल ऑयल से. ये जो मिनरल्स हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना. हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हैं जिसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है. इसे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सब नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स पर ही बेस्ड होते हैं, है ना. ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोसेस है वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए. देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये मोस्ट वाइडली डेवलप्ड और वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाने वाला रीन्यूएबल रिसोर्स है ना. ऐसे एरियाज जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, हाई माउंटेन्स होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं अपर कोर्स में, वहाँ पर
रिवर होते हैं, जहाँ पर ऊंचाई से रिवर गिरते हैं, वहाँ पर आइडियल कंडीशन बन जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए। ठीक है, ये सस्ता होता है, चीपेस्ट फॉर्म होता है पावर का, और पॉल्यूशन फ्री सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर के लिए। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है उन एरियाज़ में जहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है ना। ऐसे एरियाज़ जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, वहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रनिंग वाटर की, और वहाँ पर वाटर का कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए पूरा साल, है ना, अराउंड द ईयर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉलिंग वाटर को यूज़ करके ही जनरेट की जा सकती है। फॉलिंग वाटर जो है टरबाइन पर रोटेट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ पावर है। उसके अलावा और भी कई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं इंडिया में, जैसे कि भाखड़ा प्रोजेक्ट जो सतलुज रिवर पे बना हुआ है, मेटर प्रोजेक्ट जो कावेरी रिवर पे बना है, हीराकुंड प्रोजेक्ट जो महानदी रिवर पर बना है, और भी कुछ हैं उनमें से जैसे टेनिस वैली अथॉरिटी इन यूएसए एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर बहुत सारे डैम हैं जो पावर स्टेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना। वर्ल्ड ओवर देयर आर मैनी सच हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स producing electricity safely without causing damage by adding pollution to the environment, है ना। तो पूरे वर्ल्ड में इस तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो बहुत सुरक्षित होती है और बिना पॉल्यूशन एनवायरनमेंट को पोल्यूट किए हुए पावर जनरेट करती है। ओके, देन न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर क्या होता है? न्यूक्लियर पावर जो है रिसेंट में ऐड किया गया है पावर जनरेशन के रिसोर्स में एज कंपेयर टू द थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, है ना। इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो जब लगातार रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, उनका जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो उस समय पर जो एनर्जी रिलीज होती है इससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उससे पावर जनरेट किया जाता है। एनर्जी इस प्रोसेस में जो रिलीज होती है और उसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में। ये बहुत ही कॉस्टली होता है और डेंजरस भी होता है। कोल, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस ये मेजॉरिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में। फॉसिल फ्यूल्स जो हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से फॉर्म होते हैं अंडर द सेडिमेंट ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ, है ना। ज़मीन अर्थ के नीचे सेडिमेंट्स में कई लेयर्स के नीचे एनिमल्स और डेड प्लांट्स के जो फॉसिल्स होते हैं उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। जो डेड प्लांट और एनिमल हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं सेडिमेंट में और धीरे धीरे फिर डिकम्पोज होते जाते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है उन पर प्रेशर पड़ता है, हीट पड़ता है, जिससे वो समय के साथ कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन कोल इज़ बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। कोल का यूज़, कोयले का यूज़ अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता रहा है कई सेंचुरीज से, है ना। 18th सेंचुरी में कोल का यूज़ शुरू किया गया था स्टीम पावर को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसका रिजल्ट हुआ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। बहुत जल्द ही ये मोस्ट एफिशिएंट पावर बन गया था ड्राइविंग मशीनरीज़ के लिए फैक्ट्रीज़ में। और इसका एक और भी इम्पॉर्टेंट यूज़ था जो रेलवे लोकोमोटिव्स में किया जाता था। बाद के पीरियड्स में कोल जो है उसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाने लगा। जितने भी कोल फाउंड हुए, जहाँ जहाँ भी कोल फाउंड होता है अर्थ में, वहाँ पर हर जगह पर सेम क्वालिटी का कोल प्रोड्यूस नहीं होता है ना। जो कार्बन का कंटेंट है कोल में वो सब में अलग अलग होता है। तो कार्बन के कंटेंट के बेसिस पर कोल को क्लासीफाई किया गया है 4 कैटेगरीज में: एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट और
पीट। तो एंथ्रासाइट जो है उसमें 90% से ज़्यादा कार्बन होता है, इसलिए ये बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। बिट्यूमिनस में 70 to 90% कार्बन होता है। लिग्नाइट में 60 to 70% कार्बन होता है। और पीट में सबसे कम मात्रा में, सबसे कम कंटेंट में कार्बन होता है और पानी की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है। तो पीट जो है लोवेस्ट क्वालिटी का कोल है ना। तो पूरे वर्ल्ड में रशिया में सबसे ज़्यादा कोल के रिजर्व्स हैं, जिसका अमाउंट लगभग 1/3 से भी ज़्यादा है टोटल वर्ल्ड रिजर्व्स ऑफ कोल का, है ना। तो उसके बाद नंबर आता है यूएसए का, जहाँ पर 1/4 कोल रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड के। इनफैक्ट 90% जो वर्ल्ड का कोल रिजर्व है वो केवल कुछ ही कंट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे कि रशिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न यूरोप, साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में। कोल जो है वो फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन मिनरल ऑयल, है ना। मिनरल ऑयल जो है एक और पावर रिसोर्स होता है। ये इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। मिनरल ऑयल जो है अंडरग्राउंड फील्ड्स में पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रैप किया जाता है। कोल मिनरल की तरह ही जो मिनरल ऑयल है इसका फॉर्मेशन भी डेड एनिमल के बरीड होने से होता है और बहुत बड़ी मात्रा में ये अर्थ के नीचे मिलियन ईयर्स अगो में फॉर्म होते हैं और फॉर्म हो करके फिर ये मिनरल ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो प्रेशर और हीट होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को कंप्रेस करता है और चेंज करता है मिनरल ऑयल और गैस में। मिनरल ऑयल जो है वो रिफाइंड होता है ना। उसको यूज़ करने के पहले रिफाइन किया जाता है। जब रिफाइन किया जाता है तो उस समय उसमें से पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन भी निकलता है। आज के समय में पेट्रोलियम जो है एक इंडिस्पेंसिबल सोर्स बन चुका है एनर्जी का, और हर तरह के ट्रांसपोर्ट जो लैंड, सी और एयर में चलाए जाते हैं उन सब के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। उनके लिए फ्यूल का काम करता है ये। सभी व्हीकल्स, चाहे वो लैंड हो, चाहे एयर या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट हो, सब में पेट्रोलियम का यूज़ फ्यूल के रूप में किया जाता है। जब रिफ़ाइन किया जाता है मिनरल ऑयल को तो उसमें से बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कि वैक्स, टार, ल्यूब्रिकेंट, इंक, वैसलीन, सोप, मेडिसिन और टेरेलिन। मिनरल ऑयल का यूज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी किया जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में हम सोच भी नहीं सकते हैं कि पेट्रोलियम के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। इनफैक्ट बिना पेट्रोलियम ऑयल के हमारी हमारी लाइफ है वो स्टिल हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी, है ना। दूसरे मिनरल की तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल ऑयल रिजर्व्स का वो भी अनइवन है वर्ल्ड में। कुछ रीजन में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि कुछ रीजन्स में ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है लगभग 2/3 ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन करते हैं, है ना। तो जो ऊपर मेंशन किए गए हैं कंट्रीज़ वो सब पर्सियन गल्फ में, साउथ वेस्ट एशिया में के आसपास लोकेटेड है ना। ये रीजन जो है, इस रीजन का अकाउंट जो है 75% ऑफ ऑयल एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। ये इन क्षेत्रों से लगभग 75% ऑयल एक्सपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड में। यूएसए लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का। यूएसए में सबसे ज़्यादा रिसोर्स हैं ऑयल के भी। रशिया और चाइना सेल्फ सफिशिएंट हैं मिनरल ऑयल की रिक्वायरमेंट के लिए। ऑयल जो है लीबिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला और इंडोनेशिया में भी प्रोड्यूस किया जाता है। इंडिया में जो मिनरल ऑयल के वेल्स हैं वो आसाम में पाए जाते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और भी दूसरे ऑयल फील्ड्स हैं गल्फ ऑफ खंबात में और डेल्टा रीजन में कृष्णा और गोदावरी रिवर के, ठीक है। तो ये मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन। देन नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम की तरह ही सेम जियोलॉजिकल कंडीशन में पाए जाते हैं। नेचुरल गैस जो है उसको रिफाइंड करने की ज़रूरत होती है यूज़ करने के पहले, है ना। इसका इंडस्ट्रीज़ में और ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस जो है उसमें मेनली मीथेन और ब्यूटेन गैस कंसिस्ट होती है। गैस जो हमारे घरों में हम यूज़ करते हैं वो मीथेन गैस होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है नेचुरल गैस, जिसे हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल
या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। ये जो गैस है इसे व्हीकल में भी यूज़ किया जाता है सीएनजी के रूप में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में। नेचुरल गैस जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल, और ये इलेक्ट्रिसिटी से सस्ता भी होता है। अमेरिका में लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं नेचुरल गैस के पूरे वर्ल्ड के मुकाबले। रशिया और यूरोप जो है दूसरे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है। ओके, देन अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। जो इंक्रीजिंग गैप हो रहा है डिमांड और सप्लाई में एनर्जी की जितनी डिमांड है ना, पावर रिसोर्सेज की, मिनरल्स की जितनी डिमांड है उसके मुकाबले जो सप्लाई है वो बहुत कम हो रही है। तो इससे बचने के लिए, एनर्जी क्राइसिस से बचने के लिए मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, एनर्जी की वेस्टेज, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो एनर्जी की क्राइसिस पॉसिबल है कि आगे जाकर एनर्जी जो है हमें प्रोवाइड ना हो पाए, तो वर्ल्ड को एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा, जैसे बायोगैस, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, टाइडल और जियो थर्मल एनर्जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, बायोगैस एनर्जी क्या होता है? ये ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। इसे ऑर्गेनिक वेस्ट को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में बाय डायरेक्ट कंजर्वेशन, है ना। डायरेक्टली कन्वर्शन किया जाता है किसको? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको बायोगैस में कन्वर्ट करके, और इसको अल्कोहल में, मीथेन में, लाइव स्टॉक वेस्ट और क्रॉप रिसाइड जो होते हैं उनका यूज़ करके इन्हें गैस में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर एनर्जी जो है, सन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का, और सोलर एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है ना। तो हीटिंग पावर जो है इनमें सोलर कुकर और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इनसे प्रोड्यूस करना। तो सोलर एनर्जी का एडवांटेज जो है उससे पॉल्यूशन फ्री भी होता है और कॉस्ट फ्री भी होता है। जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सोलर एनर्जी का यूज़ लार्ज स्केल पर किया जाता है। विंड एनर्जी, विंड भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का, और इसका यूज़ जो है सेल बोट्स को प्रोपेल करने में, विंड मिल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। नीदरलैंड और यूएसए जो है ये दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर विंड एनर्जी का लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है। टाइडल एनर्जी, जो एनर्वस मूवमेंट होता है वाटर का हाई टाइड्स में और लो टाइड्स में, इससे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है कोस्टल एरियाज़ में। ये एनर्जी जो है इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण, हाई कॉस्ट के कारण ये एनर्जी जो है लार्ज स्केल में अभी यूज़ नहीं की जा रही है। जियोथर्मल एनर्जी, जो हीट एनर्जी होती है जो अंडरग्राउंड रॉक से मिलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी जो हॉट स्प्रिंग से और गीज़र से मिलती है, आइसलैंड में, यूएसए में यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, और इटली में। ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स होता है एनर्जी का, और इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता है। फिर एक कंजर्विंग एनर्जी, एनर्जी को कैसे बचाया जा सकता है। एनर्जी जो है वो शुरू से लेकर के अभी तक देखें तो उसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे जैसे लोगों ने जैसे जैसे डेवलप किया है अपने आप को, अपना डेवलपमेंट किया है, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है ना। सन और जो दूसरे स्ट्रॉन्ग बॉडीज़ हैं भी उन पर एनर्जी रिसोर्स पर इनका बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत पहले जो लोग थे वो वाटर पावर का यूज़ करते थे, पैडल व्हील्स का यूज़ करते थे। वाटर पावर का यूज़ कर पावर का वो पैडल व्हील्स में कन्वर्ट करते थे, और विंड पावर को वो ट्रांसपोर्टेशन और इरिगेशन के लिए यूज़ किया करते थे। उन्होंने ये सीखा था कि कैसे एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है वुड से, जो है कुक करके, हीटिंग करके होम्स में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया 18th सेंचुरी में, तो दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, स्पेशली फॉसिल फ्यूल्स की। तो एनर्जी जो सन से हमें मिलती है वो फॉसिल फ्यूल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई सारे जो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो अल्टरनेटिव्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो लगभग 25% ही यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में, है ना।
और इसे यूज़ करने में काफ़ी रिस्क भी होता है, स्पेशली जो डिस्पोजल होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट का वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। विंड पावर जो है इंक्रीजिंगली जो है क्लीन होती है और ये रीन्यूएबल एनर्जी होती है। टरबाइंस पर जो विंड फार्म्स होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सोलर एनर्जी एक प्रॉमिसिंग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, और भी जो दूसरे अल्टरनेटिव है एनर्जी रिसोर्सेज के, जैसे जियोथर्मल पावर, बायोमास, इन सब का यूज़ एग्रीकल्चर के लिए एज अ अल्टरनेटिव, ऑयल की जगह पे एज अ अल्टरनेटिव इनका यूज़ किया जा सकता है। तो हमारे जो डेली रूटीन में हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, है ना, इंसुलेट करके, स्विच लाइट्स की स्विच ऑफ करके, और जब हमें ज़रूरत ना हो तो जो भी अप्लायंसेस हैं उन सबको हमें उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमली करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उसे खर्च करें, है ना। कार पूलिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, ताकि जो ऑयल है मिनरल ऑयल की बचत हो सके। ठीक है, फिर ये जो है ये कुछ सेविंग आइडियाज़ हैं जिससे हम मिनरल्स को और एनर्जी रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। ठीक, हम अर्थ पे रहते हैं, इसलिए हमारा ये ड्यूटी बनता है, हमें सीरियसली इस पर कंसीडर करना चाहिए इन मेथड्स को, जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं और कंजर्व कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि जो पावर रिसोर्सेज हैं वो एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं पॉल्यूशन करते हैं। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं पॉल्यूशन उनसे नहीं होता है। पावर रिसोर्सेज जो हैं उनका जुडिशियली यूज़ करना चाहिए, ताकि जो एनर्जी है वो एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसका डेवलपमेंट के लिए एक सही मात्रा में यूज़ किया जा सके। ओके, नाउ दिस चैप्टर is completed here. Next day I will send you the terms and book exercise and question answer. So write down in your copy. First of all, listen the chapter very carefully and learn the chapter. Till then, goodbye.